My words are my scepter, my stories are my kingdom, my pen is my sword and I wield it with precision. वार्निंग, नावल के तमाम जुमले हकूक़ मुसन्फ़ा के पास महफूज हैं। नावल के नाम, डायलॉग, सीन या किसी भी हिस्से को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, कुतब या रिसाले में कॉपी करना सख्त ममनू और कानूनी जुर्म है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉपी करने वाले के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। आज आप लोगों के लिए आई है एपिसोड 7 पार्ट 1। एंड फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे वो रीडर्स जो कि ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पर आज ईद है, तो उनके लिए मेरी तरफ़ से ईद मुबारक, और बाकी भी जो हैं सब उनके लिए एडवांस ईद मुबारक। खैर कल यहाँ पे पाकिस्तान में तो कल ईद है, तो कल आप लोगों को ईद मुबारक की स्पेशल पोस्ट वगैरह भी लगाऊंगी मैं आप लोगों के लिए। बाकी जहाँ पे आज है ईद, उनके अल्लाह करे कि ईद बहुत अच्छी गुजरे और वो बहुत इन्जॉय करें। आज की एपिसोड जो है वो मे भी थोड़ी छोटी हो, सीन्स उतने ही हैं। सीन्स जैसे मैं 5, 6, 7 देती हूँ, आज भी वैसे ही हैं, 5 सीन्स ही हैं, बट छोटे हैं थोड़े। और मैंने सोचा था आज 8 to 9 दे दूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि सीन्स की जो है वो छोटे हैं, आज लंबे सीन्स नहीं हैं ज़्यादा। बट ईद के दिन होते हैं तो फिर इधर उधर आना जाना, चीज़ें, काम वगैरह वो काफ़ी थे। लाइक पिछले 2 दिनों से और आज भी मैं काफ़ी बिज़ी थी, तो इस वजह से जो है फिर ज़्यादा नहीं लिख पाई। तो 5 सीन्स ही लिखे हैं छोटे छोटे से। तो आज की एपिसोड जो है वो थोड़ी छोटी है बाकियों के मुकाबले में। बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद से जो है मैं कोशिश करूँगी कि और लॉन्ग कर दूँ, जितनी देती हूँ उससे भी ज़्यादा जो है लॉन्ग कर दूँ। आज की जो आप एपिसोड एंजॉय करें। बाकी अगर आज थोड़ी सी जो वॉइस ओवर सुनते हैं उनके लिए कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसे इग्नोर करना। अब मैं बाकियों को तो चुप करा सकती हूँ, मैं बकरों को चुप नहीं करा सकती, वो बोली जा रहे हैं, उस वक्त से बोली जा रहे हैं, उन्हें चुप नहीं करा सकती। खैर अब जो है देर के बगैर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इब्ने आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर, अस्कलम राइना शेख, किस्त नंबर 7, पार्ट नंबर 1। मामा आपने मुझे बुलाया। सफ़ान सबीका महबूब के कमरे में दाखिल होता बोला। वह भी कुछ देर पहले ही घर लौटा था जब उसे मुलाजमा ने बताया कि सबीका महबूब उसे बुला रही हैं। हाँ, इधर मेरे पास आकर बैठो, उन्होंने उसे संजीदगी से कहा। क्या हुआ मम्मा, कोई परेशानी वाली बात है? सफ़ान ने उनके पास बैठते पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो सच बताओगे? सबीका महबूब ने उससे दरियाफ्त किया। जी मामा पूछें, सफ़ान ने हामी भरी। तुम जर्लिश को पसंद करते हो? सबीका महबूब ने उसकी आंखों में देखते पूछा। उनके सवाल पर सफ़ान सांस रोक गया और बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। मामा, वो मैं, सफ़ान ने सर झुकाते बोलने की कोशिश की, लेकिन ज़ुबान साथ नहीं दे पाई। मुझसे गलत बयानी मत करना सफ़ान, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा और आंखें अच्छे से पढ़ लेती हूँ। अब मुझे बताओ, मेरा अंदाज़ा ठीक है? सबीका महबूब ने उसकी ठोड़ी पर अपनी 2 उंगलियां रखते उसका झुका हुआ चेहरा अपनी तरफ किया। जी, उसने आंखों को बंद करते कहा। उसके जी कहने की देर थी कि सबीका महबूब के लब्बों को मुस्कुराहट ने छुआ। इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मुझे तो खुद जर्लिश बहुत अच्छी लगती है। बेहतर नहीं था कि जब मैंने तुमसे पहले पूछा था तब बता देते? सबीका महबूब नरम मुस्कुराहट के साथ बोली। आपको कैसे पता चला? सफ़ान ने जहन में आया सवाल उनसे पूछा। कहा है ना, माँ हूँ तुम्हारी, अच्छे से तुम्हारी बचपन की आदत से वाकिफ़ हूँ कि तुम सिर्फ़ ख़ास लोगों को चोर निगाहों से देखते हो। सबीका महबूब की बात पर सफ़ान ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। अच्छा मुझे बताओ, मैं रिश्ता कब लेकर जाऊँ? उन्होंने अचानक पूछा। नहीं मामा, आप ना जाइएगा, अभी ये सब मुमकिन नहीं है, फ़िलहाल छोड़ दें। सफ़ार ने इनकार किया। क्यों मुमकिन नहीं है? अच्छी खासी जॉब है तुम्हारी और उम्र भी है शादी की, तो क्यों रुक जाऊँ मैं? सबीका महबूब ने तजस्सुस से पूछा। मामा, हम लोगों में क्लास का फ़र्क है। वो खुद भी डॉक्टर है, शहाब अंकल और कबीर इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। उन लोगों के सामने हम कुछ भी नहीं है। मेरे लिए ये फ़र्क मायने नहीं रखता, लेकिन शायद उन लोगों के लिए रखता हो। सफ़ान उन्हें समझाया।
माना कि हम लोग उनकी तरह बहुत एलीट क्लास नहीं, लेकिन बिल्कुल मिडिल क्लास भी तो नहीं है। अच्छे खाते पीते लोग हैं। क्या किसी भी चीज़ की कमी हुई है कभी? सबीका महबूब ने आंखें सुकेड़ते कहा। मामा आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस मामले में जर्लिश और आंटी अंकल की सोच जान सकूँ। फिर देखा जाएगा, सफ़ार ने बेड से उठते कहा। और अगर उनकी सोच तुम्हारे मुताबिक ना हो तो? उन्होंने उसे जाते देखकर पूछा। तो फिर मेरे पास अपने एकतरफ़ा जज्बात को दबा लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सफ़ार ने उनकी बात पर ठटका ज़रूर, लेकिन उन्हें मुस्कुराते चेहरे मगर मुरझाई हुई आंखों से तसल्ली देता कमरे से निकल गया और सबीका महबूब पीछे उसी के बारे में सोचती रह गई। जोहा थकी हारी घर के अंदर दाखिल हुई। स्कूल में छुट्टियां चल रही थी, लेकिन असातिज़ा को किसी काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए रोज़ाना स्कूल जाना था। वो अपने कमरे के अंदर आई तो उसे वहाँ हयात बीबी दिखाई दी, जो उसकी अलमारी खोले सामान टटोल रही थी। उसने आबरू उचकाए और उनके पास गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। उसने उन्हें देखते सलाम किया और वो फ़ौरन पीछे हुई। वालेकुम सलाम। ये ज़रा इसमें से अपना जेवर निकालो। हयात बीबी उसे देखते अपने मुद्दे की बात कह गई। कौन सा जेवर अम्मा? जोहा ने ना समझी से इस्तफसार किया। वही जो तेरी माँ मरते मरते तेरे नाम कर गई थी, और आज तक सजाद की वसीयत के मुताबिक मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन मुझे उसमें से एक अंगूठी दो, मैं पैसे जमा होते ही तुम्हें उसकी कीमत अदा कर दूंगी। हयात बीबी नागवारी से बोली, जबकि इस बात पर जोहा को हैरत का झटका लगा। अम्मा, वो तमाम चीज़ें मेरी अम्मी की निशानी हैं और मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं। मैं आपको नहीं दे सकती। जोहा ने हिम्मत इकट्ठी करते दो टोक बात की। तेरी माँ जो तुझ जैसी निशानी छोड़ के गई है, उसे मैं बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रही हूँ, और मैंने कहा ना कि बाद में पैसे दे दूँगी। अब जल्दी कर, मैंने कल आहिया के घर जाना है मंगनी की रस्म अदा करने। हयात बीबी ने उसे गुस्से से कहा। अम्मा, मैं आपको वो अंगूठी नहीं दे सकती। और क्या कासिम की इस हरकत के बाद भी आप आहिया के घर जाएंगी? ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है कि कासिम ने किसी लड़की को छेड़ा है और पुलिस स्टेशन तक चला गया। जोहा ने एक और कोशिश करने की कोशिश की। यार, ये सेंटेंस जो है ना कुछ उल्टा मेरे से लिखा गया, इसको मैं चेंज करूँगी बाद में। ज़ुबान मत चलाया करो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी से चलती है। याद रखना, आप अगर इनकार किया या मेरे कासिम के बारे में ऐसा कुछ बोला तो मैं तुम्हें किसी दरिंदे से बया दूँगी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी तुम्हारी। हयात बीबी ने उसे बाजू से पकड़ते अपनी बात मुकम्मल करने के बाद ज़ोर से धक्का दिया कि वह नीचे गिरी और हमेशा की तरह आंसू ज़ारों कतार बह निकले। मनहूस मारी, उठा और मुझे निकाल कर दे। हयात बीबी ने उसे लताड़ा और वह छोटे छोटे कदम उठाती अलमारी से एक सोने की अंगूठी निकाल कर हयात बीबी के सामने कर गई, जिसको उन्होंने छीनने वाले अंदाज में उससे लिया और चली गई, जबकि जोहा वहीं ज़मीन पर बैठकर हिचकियों से रोने लगी। ये मंजर था लंदन की एक बहुत बड़ी और नामवर मस्जिद का, जहां इस वक्त तमाम नमाजी नमाज अदा करने के लिए दाखिल हो रहे थे। हेनरी यूटिलिटी स्टोर पर जाने के लिए पैदल चल रहा था कि मस्जिद को देखते उसके सामने रुका। उसकी नज़रें दूर दूर तक किसी चीज़ की तलाश कर रही थी। वो सुन खड़ा मस्जिद को देख रहा था, ऐसे जैसे पाँव ज़मीन में धंस गए हों और वो हिल भी ना सकता हो। वो अभी उस मस्जिद को देखते ख्यालों में गुम था कि किसी ने पीछे से आकर उसका कंधा थपथपाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी खड़ा उसे देख रहा था। बेटा, आज जो अंदर देर हो रही है, उस आदमी ने उसे अंग्रेज़ी में शफकत से कहा। यह बात सुनते जहन में एक झमाका हुआ और हेनरी बिना एक लफ्ज़ भी बोले वहाँ से निकल गया, जबकि वह शख्स पहले तो उसे हैरानी से देखता रहा, लेकिन फिर कंधे उचकाते मस्जिद में चला गया। मेहराब बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। शमसी सैयद अपने पूरे ख़ानदान के साथ कबीर और कायनात के वलीमे के फ़ंक्शन में शिरकत के लिए निकलने वाले थे जब नौशीन शमसी ने मेहराब को रोका। जी मामा, मेहराब ने उनसे पूछा। मेहराब बेटा, मुझे तुम्हारे बाबा और जुनैरा को तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद आई है, तो इसी बारे में बात करनी है। नौशीन शमसी ने अपना दुपट्टा ठीक करते कहा।
मामा घर आकर बात करेंगे, अभी देर हो रही है, मेहराब ने मोबाइल पर टाइम देखते कहा। तुम 24 में से 18 घंटे तो बाहर होते हो, मुझे वक्त ही कब मिलता है तुमसे कोई बात करने का। नौशीन शमसी ने शिकवा किया। मामा घर आकर पक्का बात करेंगे, मेहराब ने फिर जल्दी डाली। वो एक आर्मी ऑफिसर था, उसे हर काम वक्त पर करने की आदत थी। अरे अभी बात करना ज़रूरी है, पहले पूछ तो लो कि लड़की है कौन। जुनैरा माहीन का हाथ थामे नीचे आते हुए बोली। अच्छा जी, तो बताएं कौन है वो मोहतरमा। मेहराब ने शरारत से नौशीन शमसी से पूछा, जिस पर वो हंसी। ओ मोहतरमा, जुनैरा ने मेहराब को कोनी मारते कहा। शहाब भाई की छोटी बेटी है, फिल्ज़ा नाम है उसका, बहुत अच्छी बच्ची है, आज देख लेना खुद भी, फिर मुझे बताना। नौशीन शमसी ने उसे बताया, जिस पर वो ओके कहता माहीन को गोद में उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आइदिन अपनी गाड़ी में बैठा कब से दाइम का इंतज़ार कर रहा था, जिसने आज तैयार होने में ऐसे देर लगाई थी जैसे वो दुल्हन हो। आइदिन को दुनिया में सबसे मुश्किल काम इंतज़ार करना लगता था, और इस वक्त दाइम की वजह से उसका खून खोल रहा था, क्योंकि 15 मिनट हो चुके थे और दाइम का अभी तक कोई अता पता नहीं था। वो तंग आकर गाड़ी से बाहर निकला ही कि दाइम लाउंज का दरवाज़ा बंद करते बाहर आया, लेकिन उसको देखते आइदिन ये बात भूल गया कि उसे पहले किस बात पर गुस्सा था, जबकि अब उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया हो, क्योंकि दाइम ने सफ़ेद शर्ट और ब्लैक ड्रेस पैंट के साथ चमक दमक वाला स्याह कोट पहना हुआ था, जिस पर स्याह रंग के सीक्वेंस सितारों की तरह चमक रहे थे। दाइम ने जैसे ही आइदिन को देखा तो बतीसी दिखाता अपना हाथ हिलाकर उस तक आया, जबकि आइदिन लब भींचे ऊपर से नीचे तक उसका जायज़ा लेता रह गया। ये क्या पहन कर आए हो तुम? आइदिन ने उससे तेवरी चढ़ाते पूछा। कपड़े। दाइम मज़े से एक लफ्ज़ी जवाब देता गाड़ी की तरफ जाने वाला, जब आइदिन ने उसे रोका। ये तो मुझे भी नज़र आ रहा है कि कपड़े पहने हैं, लेकिन क्या शहाना कपड़े पहने हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे दोस्त के वलीमे पर जा रहे हो कि अपने वलीमे पर? आइदिन ने उससे घूरते हुए पूछा, जिस पर वो बेचारी सी शक्ल बना गया। अगर अल्लाह ने चाहा ज़माना वो भी आएगा, एक वक्त आएगा मेरा भी वलीमा आएगा। दाइम ने अफसोस से गुनगुनाते हुए आइदिन के शाने पर अपनी पेशानी टिका दी। ये फजूल हरकतें बंद करो और 10 मिनट में ये कोट चेंज करके आओ, वरना यही छोड़ जाऊंगा तुम्हें। आइदिन ने उसे पीछे करते हिदायत दी। नहीं, ऐसा मत करे मेरी नसरीनो। अगर मैंने दोबारा शमीम आंटी को कपड़े इस्त्री करने के लिए दे दिए तो उन्होंने फिर से मुझे नाक फुलाकर और आंखें निकाल कर देखना है। मैं ये सब दोबारा नहीं देख सकता। अभी अभी ही हार्ट अटैक आते बचा है। दाइम ने पहले काम वाली की नकल उतारते आखिर में अपने दिल पर हाथ रखते पूरी नौटंकी की, जिस पर आइदिन ना चाहते हुए भी उसकी बात पर जहक गया और उसे सर पर एक चत रसीद करते गाड़ी में बिठाए अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो गया। सो ये थी एपिसोड, होप से पसंद आई होगी। छोटी थी, मैंने पहले ही बता दिया था, बट नेक्स्ट जो एपिसोड 7 का पार्ट 2 वो मैं कोशिश करूँगी लॉन्ग दूँ, और उसके बाद होप सो। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, बिकॉज़ मैंने अब चेक किया था जो मैंने लिखे हुए थे सीन्स नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए ड्राफ्ट में, तो मैं हो सकता है पार्ट 2 देने के बाद चैप्टर 3 स्टार्ट कर दूँ, या 1-2 और इसी तरह से आएँ उसके बाद स्टार्ट करूँ, वो देखा जाएगा। खैर, बाकी नेक्स्ट एपिसोड जो है वो ईद के बाद अपलोड होगी, और ईद के बाद मैं फिर आपको लाइक 3rd या 4th डे के बाद ना मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डेट बता दूँगी, जिस डेट को देनी होगी एपिसोड, वो फिर उस दिन जो है फिर एपिसोड अपलोड करूँगी। बाकी कोशिश करूँगी कि कल जो है शॉर्ट अपलोड करूँगी एक, उसके बाद भी ट्राई करूँगी कि बीच में शॉर्ट्स वगैरह स्पॉयलर्स या जो पुरानी एपिसोड्स हैं उनकी एडिट्स जो हैं वो रेडी करके मैंने कुछ रखे हुए थे, वो मैं साथ साथ फिर अपलोड करती रहूँगी, तो आप लोग वो एंजॉय कीजिएगा तब तक। बाकी एपिसोड जो है वो ईद के बाद फिर डेट मैं बता दूँगी तो तब आएगी, और फिर मैं कोशिश करूँगी वो वाली भी लॉन्ग हो और उसके बाद भी जितनी आगे आएँ वो भी लॉन्ग हो, ताकि नावल जो है ये वाला एंड हो और उसके बाद हमारा दूसरा नावल स्टार्ट हो। ठीक है, तो सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और
जिनकी आज ईद है वो अच्छे से अपनी ईद एंजॉय करें, और जिनकी कल है यानी पाकिस्तानी या इंडियंस सब जो हैं उनकी जिनकी कल है वो फिर कल के लिए जो अपनी आज तैयारी करें और कल जो अपनी ईद मज़े से एंजॉय करें। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मुझे रिव्यू दे के बताइएगा कि कैसी लगी एपिसोड। लाइक्स करें और चैनल को नॉवल को शेयर करें उन लोगों के साथ जो पढ़ते हैं, ताकि उन्हें भी पढ़ने को मिले। और मेरे अकाउंट्स के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी हैं, चैनल के अबाउट में भी हैं, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लें अपडेट्स वगैरह के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।